जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोग नए टॉपिक कम्युनिस्ट पार्टी एंड ट्रेड यूनियन का अध्ययन करेंगे। कम्युनिस्ट साम्यवाद विचारधारा ने हमेशा उपनिवेशवाद का प्रखर विरोध किया है। कम्युनिस्ट समाजवाद विचारधारा ने हमेशा उपनिवेशवाद का प्रखर विरोध किया है। इसीलिए भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रसार को रोकने के लिए ब्रिटिश शासन के दमन की नीति अपनाई। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रसार को रोकने के लिए ब्रिटिश शासन ने दमन की नीति अपनाई। एन राय, मानवेंद्र कहीं कहीं दे रखा है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में की थी। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जब ताशकंद से भारत लौटे तो पेशावर में सभी को गिरफ्तार करके पेशावर केस चलाया गया। एन राय ने वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। एन राय ने वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। ध्यान रखें, एन राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संगठन के पहले भारतीय सदस्य थे। नोट, एन राय और जयशंकर नारायण ने दलहीन राज्य की अवधारणा दी। वर्ष 1925 में कानपुर उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता शेहरावेलू चेतियार ने की थी। इस आंदोलन के अन्य नेता थे नलिनी गुप्ता, डांगे और शौकत उस्मानी। ध्यान रखें, 1924 में एन राय अहमद, नलिनी गुप्ता, एस.ए. डांगे समेत प्रमुख कम्युनिस्टों पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत फैलाने के आरोप से कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस चलाया गया। वर्ष 1929 में सरकार ने 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। अभियुक्तों में 3 विदेशी थे, फिलिप स्प्रेड, ब्लेडली व हचिंस। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का कम्युनिस्टों ने विरोध किया क्योंकि कम्युनिस्ट रूस विश्व युद्ध में भारतीयों का मित्र था। कम्युनिस्ट आंदोलन को स्वीकार करता था, इसीलिए कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी नहीं की। नोट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के EMS नंबूदिरीपाद केरल वर्ष 1957 में बने। EMS नंबूदिरीपाद केरल के वर्ष 1957 में बने मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखें, अंग्रेज जवाहरलाल नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहते थे। मजदूर ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रारंभ 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना से हुआ। वीपी वाडिया ने 1918 में देश के प्रथम मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। ट्रेड यूनियन आंदोलन के पुरोधा में एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी थे। M.N. जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मुंबई में स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। प्रमुख राष्ट्रीय नेता जैसे C.R. दास, V.V. गिरी, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू 1929 नागपुर में इस संगठन के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1928 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष 1928 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन हो गया। N.M. जोशी और V.V. गिरी ने ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। ट्रेड यूनियन फेडरेशन, यही क्वेश्चन जब आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको नए क्वेश्चन लगते हैं, जबकि आप लोगों ने वन लाइनर या शॉर्ट नोट्स पढ़े होते हैं। वर्ष 1927 से 1930 तक की प्रमुख घटनाएं। वर्ष 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित उपनिवेशवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स, बेल्जियम आयोजित उपनिवेशवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया। 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने साथ मिलकर इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग दल का गठन किया। लीग का अध्यक्ष डोमिनियन स्टेट अधिकार क्षेत्र से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। अब बात स्वतंत्रता की होने लगी। साइमन कमीशन, भारतीय वैधानिक आयोग। वर्ष 1927 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की।
वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और साइमन कमीशन का गठन 1927 में अंग्रेजों द्वारा किया गया। ध्यान रखें। नोट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रावधान था कि 10 वर्ष के पश्चात प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए कमीशन भारत भेजा जाएगा। 1 वर्ष पूर्व भेजने की वजह थी ब्रिटेन में होने वाले चुनाव, जिसमें सत्ता परिवर्तन की आशंका थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रावधान था कि 10 वर्ष के पश्चात प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए कमीशन भारत भेजा जाएगा। 1 वर्ष पूर्व भेजने की वजह थी ब्रिटेन में होने वाले चुनाव, जिसमें सत्ता परिवर्तन की आशंका थी। भारतीय उपनिवेश इसलिए ऐसा किया गया। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग में सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। ध्यान रखें, अगर आप लोगों इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे यही पूछा जाए कि किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, तो आधे से ज़्यादा लोगों का आंसर गलत होगा। इसलिए पूरा पढ़िए और बेहतर पढ़िए, क्योंकि दिन पर दिन आपका कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका विरोध किया गया। नोट, 7 सदस्यों में से एक क्लेमेंट इटली थे, जो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नोट, लॉर्ड इरविन ने आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश होने की सिफारिश की थी। लॉर्ड इरविन ने कहा था कि सभी सदस्य ब्रिटिश के होने चाहिए। कमीशन की सिफारिशें। साइमन कमीशन ने भारत के लिए डोमिनियन स्थित अधिकार क्षेत्र का दर्जा संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किया था। यहाँ से दोस्तों संविधान की शुरुआत साइमन कमीशन से ही हो गई थी। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए प्रस्तुत की थी। प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की। भारतीयों को प्रशासन न सौंपने के प्रश्न पर राज्य सचिव लॉर्ड ब्रिकनहैंड का तर्क था कि भारतीयों में एकजुटता का अभाव है और संविधान निर्माण में असक्षम है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने संविधान निर्माण के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब क्या है नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट 1928 में सभी दलों के सम्मेलन की सहमति से गठित 9 सदस्यीय नेहरू समिति, कितने सदस्य थी? 9 सदस्यीय समिति ने देश के भावी राजनीतिक स्वरूप की रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह एक संविधान का मसौदा तैयार करने का प्रथम भारतीय प्रयास था। याद रखिए, 1928 में ही शुरुआत हुई थी। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियों वाली संघीय ढांचा का प्रस्ताव भारत के भारत के लिए अगला तात्कालिक कदम डोमिनियन स्टेट अधिकार क्षेत्र औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, जैसे ऑस्ट्रेलिया को प्रदान किया गया था, निश्चित किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का सुझाया, परंतु कोई राज्य धर्म नहीं होगा, अर्थात धर्मनिरपेक्षता। किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय ढांचा की सिफारिश की गई। पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार किया गया। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए प्रयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के अधिकांश नेताओं ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग को प्रस्तुत किया, जिसमें प्रथम निर्वाचन मंडल को बनाए जाने की मांग प्रमुख थी। 1929 में दीपावली घोषणा पत्र में भारत के डोमिनियन स्टेट अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1929 में ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता था। नोट, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सर्वप्रथम 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने उठाई थी। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर लाहौर में सर्वप्रथम तिरंगे को फहराया। सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, यहाँ से कई क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। किसने झंडा फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और किस नदी पर था? तो रावी नदी पर। और कहाँ था? तो लाहौर में था। और डेट क्या थी? तो डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए, 31 दिसंबर 1929। यहाँ पे 30, 27, 28 इस तरीके की डेट डाल सकते हैं। नोट, 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्थिति के सांकेतिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया। नोट, 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्थिति के सांकेतिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया। अब पता चला 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किया गया था। ठीक बा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों को समझौते का प्रस्ताव भेजा, परंतु प्रस्तावों की अनदेखी से क्षुब्ध होकर मार्च
1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसके नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक पर राज्य का एकाधिकार बहुत अलोकप्रिय था। दांडी यात्रा नमक आंदोलन 1930। 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने इरविन के समक्ष मांगों का प्रस्ताव भेजा। प्रस्तावों के प्रति अंग्रेज सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर गांधी जी का कथन था, रोटी मांगने पर पत्थर मिले। ये किसका कथन था? महात्मा गांधी जी का, रोटी मांगने पर पत्थर मिले। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद के प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू हुई। गांधी जी के साथ 78 अनुयायी। ये क्वेश्चन बनता है कि कितने लोग थे? 78 अनुयायी। 6 अप्रैल, ये डेट याद रखिए, 6 अप्रैल 1930 को 24 दिनों की 240 मील की लंबी यात्रा करके दांडी तट नवसारी जिला गुजरात पहुंचे और कानून तोड़कर नमक बनाया। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अमेरिकी और यूरोपियन प्रेस द्वारा नमक मार्च का व्यापक विवरण दिया गया। नमक मार्च पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। नमक मार्च ने ब्रिटेन पर यह प्रभाव छोड़ा कि भारतीयों को एक अधिक अधिकार सौंपने की तुरंत आवश्यकता है। यात्रा की समाप्ति पर गांधी जी ने कहा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। नमक कानून के बारे में गांधी जी का कथन था, यह हमें राजनीतिक रूप से कृषि दासता तक ले आया है। इसे हमारी संस्कृति की नींव को अशक्त कर दिया है। इसे हमें आत्मिक रूप से हीन कर दिया है। इसने हमें आत्मिक रूप से हीन कर दिया है। नमक कानून, लॉर्ड क्लाइव ने नमक पर ब्रिटिश प्रशासन के अधिकार को स्थापित किया था, परंतु विरोध के कारण एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1780 में वारेन हेस्टिंग ने नमक उत्पादन और विक्रय पर सरकार का एकाधिकार फिर से स्थापित कर दिया। 1882 के नमक कानून के तहत नमक उत्पादन और संग्रहण का एकाधिकार सरकार को प्रदान किया गया था। उच्च टैक्स कर के कारण नमक महंगा हो गया। ब्रिटिश सरकार की राजस्व आय में नमक का योगदान लगभग 10% था। कानून उल्लंघन के लिए फौजदारी मुकदमा दर्ज होता था। इस कानून से गरीब व्यक्ति सर्वाधिक प्रभावित थे। ध्यान रखें, गांधी जी ने शपथ ली थी कि जब तक स्वराज प्राप्त नहीं होगा तब तक वह साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। इसीलिए वर्ष 1936 में गांधी जी सेठ जमुना लाल बजाज के आमंत्रण पर सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने दांडी मार्च के बारे में कहा था, जैसे भगवान राम की लंका यात्रा यादगार है, उसी तरीके गांधी जी की दांडी यात्रा भी यादगार रहेगी। गांधी जी की योजना दांडी के दक्षिण में स्थित धारसेन नमक फैक्ट्री का घेराव करने की थी, परंतु इससे पूर्व गांधी जी की गिरफ्तारी कर यरवदा जेल पुणे भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने स्थान लिया। अब्बास की गिरफ्तारी के पश्चात सरोजिनी नायडू एवं अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व संभाला। धारसेन के घेराव का ब्यौरा अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दिया है। नोट, वेब मिलर को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। नमक आंदोलन से 3 प्रमुख बिंदु। गांधी की पहचान विश्व स्तर पर स्थापित हुई। यह पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय की सिफारिश पर ब्रिटिश शासन। तीसरा क्या था? ब्रिटिश शासन को एहसास हो गया कि उनका शासन अनंत काल नहीं चल सकता और भारतीयों के साथ सत्ता बांटनी होगी। 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौता, दिल्ली समझौता जिसको कहते हैं, हुआ। समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया। समझौते में आगजनी और हिंसा के दोषियों को छोड़कर बाकी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का प्रावधान किया गया। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। कांग्रेस पार्टी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी हो गई। गांधी अरविंद समझौते को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सुप्रो, M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने समझौते में गांधी जी के लाभ कहा, सांत्वना पुरस्कार कहा। ध्यान रखें, इरविन ने गांधी जी और सरोजिनी नायडू को 2 महात्मा कहा था। इरविन ने गांधी जी और सरोजिनी नायडू को 2 महात्मा कहा था। सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनेल पुरस्कार और परिणाम। फूट डालो व राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनेल पुरस्कार अगस्त 1932 की घोषणा की, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने की घोषणा की गई। गांधी जी यरवदा जेल में बंदी थे ने सांप्रदायिक पंचाट के निर्णय के विरोध में आमरण अनशन की घोषणा की। गांधी जी व डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता 1932 हुआ। इसके अनुसार दलित, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, सिखों के लिए भी इसके अनुसार दलितों को आरक्षण देने पर समझौता हुआ। समझौते कराने में मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका रविन्द्रनाथ टैगोर ने निभाई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार एवं पूना समझौते में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 व 147 सीटें दी गई।
ध्यान रखें, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल में महात्मा गांधी का विरोध इसलिए था क्योंकि उन्हें आशंका थी कि यह पृथक निर्वाचन मंडल अछूतों को शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता है। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निषेध लीग की स्थापना की, जो हरिजन सेवा संघ के नाम से भी जानी गई। घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। घनश्याम बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उनका उद्देश्य मंदिर, कुएं, रास्ते के उपयोग का अधिकार दलितों हित मांगा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न क्षेत्र में प्रभाव। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न क्षेत्र में प्रभाव। उत्तर पश्चिम प्रांत। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? सीमांत गांधी अब्दुल खान गफ्फार को कहा जाता है। बादशाह खान, प्रथम विदेशी जिसने भारत रत्न पुरस्कार 1987 में प्रदान किया गया था, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है कि कब दिया गया, याद रखिए। कि नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन ने लोक चरित्र ग्रहण कर लिया। इसके संगठन का नाम खुदाई खिदमगार या लाल कुर्ती था। खुदाई खिदमगार या लाल कुर्ती था। आंदोलन के दौरान पेशावर में तैनात गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के आदेश को मानने से मना कर दिया। इसलिए वीरचंद को पेशावर कांड के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। बंगाल। सूर्यसेन, मास्टर दा ने सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता है। मास्टर दा ने क्रांतिकारी संगठन आईआरए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की वर्ष 1930 में स्थापना की। अनंत सिंह, गणेश घोष व लोकनाथ बाल संगठन के प्रमुख सदस्य थे। सूर्यसेन और उनका समूह चटगांव में कांग्रेस के कार्य से निकटता से जुड़े थे। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने पुरुषों के साथ सक्रिय हिस्सा लिया। प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में के नाम थे प्रीति लता वाडेडकर, कल्पना घोष, बीना दास। डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर को गोली मारी। शांति घोष और सुनीति चौधरी दोनों ने जिलाधिकारी की हत्या की। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। क्रांतिकारियों की प्रथम सफलता वर्ष 1930 में चटगांव नगर पर अधिकार करना था। चटगांव पर हमले के दौरान प्रीतिलता की मृत्यु हो गई। इसमें चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। इस हमले के बाद कल्पना घोष को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। नोट: हिंदी फिल्में खेले हम भी जान से और चटगांव प्रीतिलता के जीवन पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी फिल्म खेले हम भी जान से और चटगांव प्रीतिलता के जीवन पर आधारित है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रीतिलता के नाम पर कौन सी फिल्म आधारित है? खेले हम भी जान से। और 3 ऑप्शन कोई और दे रखे होंगे, आप ये ऑप्शन ये टिक कीजिएगा। वर्ष 1934 में अंग्रेजों ने सूर्यसेन को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी। नागालैंड। 13 वर्ष की लड़की रानी गेल्डन ल्यू ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन की अगुवाई की। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। कहा गया। आंदोलन की नेत्री गेलेंड न्यू को रानी की कहकर जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वर्ष 1934 में विधिवत रूप से वापस ले लिया गया। गोलमेज सम्मेलन से 1932 तक चले। गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बातचीत द्वारा भारत के भावी राजनीतिक स्वरूप पर समाधान निकालना था। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्रतिनिधि। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 कांग्रेस अनुपस्थित। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 कांग्रेस ने हिस्सा लिया। तृतीय 1932 में कांग्रेस अनुपस्थित। तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन का मतलब यह था कि गोलमेज के आसपास लोग बैठते थे, सब पहले और सब अंतिम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी अरविंद समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के लिए एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। गांधी जी ने करीबी अंग्रेज मित्र दीनबंधु चार्ल्स एंड्रयूज गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के सहयोगी बनकर लंदन गए थे। सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। गांधी जी की वेशभूषा के कारण ब्रिटेन के भावी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगे फकीर का उपनाम दिया। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पाल ने किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल हुआ। सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने भारत वापस लौटने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस पार्टी। अब दोस्तों ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों आप लोग अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे और इसके अतिरिक्त कोई फीस नहीं ले रहे हैं। धन्यवाद।